Hello students, welcome to today's class. So today in this video, we are going to discuss some more topics of chapter 3 which is basic HTML element and ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को जो है वो हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे हेडिंग टैग्स को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हेडिंग टैग में जो हेडिंग्स होती हैं वो H1 to H6 होती हैं। हेडिंग टैग जो हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट हेडिंग लेवल को डिफाइन करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में। एंड ये जो हेडिंग है ये यूज होती हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए। मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या पर्टिकुलर हेडिंग पे या पर्टिकुलर लाइन पे आपको जोर देना है तो उसके लिए आप यूज कर लोगे हेडिंग। और हेडिंग लेवल जो है वो 6 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि H1 से H6 तक हेडिंग लेवल होते हैं। अब इन लेवल में जो H1 हेडिंग लेवल होता है वो होता है सबसे लार्जेस्ट साइज के लिए। मतलब क्या है, कहीं पे आपने H1 अप्लाई कर दिया तो जो हेडिंग आएगी उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो H1 को मेनली हम यूज करते हैं मेन हेडिंग को देने के लिए। एंड H1 के बाद में जो लेवल्स होते हैं वो लोअर लेवल की हेडिंग्स को लगाने के लिए यूज होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो हेडिंग है वो आपको हिरार्किकल ऑर्डर में लगानी है। हिरार्किकल का मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले H1 लगाना है, फिर H2 लगाना है, फिर H3 लगाना है। इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है। जिस हेडिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी। एंड इन हेडिंग्स को हम यूज करते हैं बॉडी टैग के अंदर। मतलब क्या है, जो भी आप हेडिंग अप्लाई करोगे वो स्टार्टिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो इन हेडिंग का सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लेवल, जो भी हेडिंग आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि H1 लगाना है तो H1 लिखेंगे। उसके बाद में जो भी हेडिंग आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि H1 है तो यहाँ पे मेन हेडिंग टाइप कर देंगे और उसके बाद में H1 को क्लोज कर देंगे। जो भी हेडिंग लेवल लगाना है आपको इसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको H2 लगाना है तो H2 लिख देंगे, उसके बाद में H2 को क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको हेडिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है, आप लोगों को पता ही होगा ये मैंने किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे HTML लगाया, फिर हेड लगाया, फिर टाइटल लगाया और टाइटल मैंने दे दिया HTML टैग। फिर टाइटल क्लोज करा, हेड क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट कराया, बॉडी को क्लोज कराया एंड HTML को फाइनली क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे बॉडी टैग में मैं कुछ कॉन्टेंट लिख देता हूँ, एक आध लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉलन लगा के लिख देता हूँ नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड नंबर 2 में लिख देता हूँ मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं। ओके, अब आप लोगों को दिख पा रहा होगा अच्छे से। तो बस इतना ही रहने दे रहा हूँ, 2 कैटेगरी मैंने लिख दी है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो इतना कंटेंट काफ़ी है। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है हेडिंग्स को। तो पहले इस पेज को मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस से इसको सेव करता हूँ। तो इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। इसका नेम दे देता हूँ HTML टैग। ठीक है, और अब लगा देते हैं एक्सटेंशन .html। एंड अब चेक कर लेते हैं उस वेब पेज को। तो देखिए डेस्कटॉप पे हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है, जो वेब पेज अब क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आ गया है HTML टैग के नाम से। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने वहां पे लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है इस पर मैं अप्लाई कर दूं हेडिंग। तो मैं चाहता हूँ इस पर H1 देना। किस तरीके से दूंगा चलिए देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा H1। ठीक है, H1 लेवल को अप्लाई कर रहा हूँ मैं अभी। H1 लिख दिया एंड इसके बाद में यहाँ पे कर दूंगा इसको क्लोज। जहाँ पे भी आप चाहते हैं हेडिंग आपकी क्लोज हो जाए तो वहां पे आप हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे। तो कर देता हूँ यहाँ पे H1 को क्लोज। यहाँ पे लगा दूंगा मैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब ये क्लोज हो चुका है। अब इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो बोल्ड में आएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा यहाँ पे बोल्ड में हो गया है, उसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। तो अब ये बन गई है H1 हेडिंग, जो कि हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है इस पेज की। अब अगर आप चाहें तो H2 को भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे H2 अप्लाई करना। ठीक है, H2 लिख देता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे H2 को क्लोज कर देता हूँ, लिख देता हूँ H2 इस तरीके से। ठीक है, सेव करता हूँ इसको एंड वेब पेज को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इस पे अप्लाई हो जाएगी H2 हेडिंग। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा सेकंड लेवल की हेडिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। इस पे अप्लाई हुई है H1 और इस पे अप्लाई हो गई H2। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे H1 की जगह H2 कर सकते हैं और यहाँ पे H1 कर सकते हैं। जैसे भी आपको लगानी है वैसे आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वेब पेज में उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में लिखनी है। तो आई होप आप लोगों को हेडिंग टैग समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हेडिंग टैग के एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग टैग में आप अप्लाई कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट। तो इस अलाइन एट्रीब्यूट से क्या होगा, देखिए अलाइन एट्रीब्यूट जो है इसका यूज करते हैं हम हेडिंग के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। क्योंकि देखिए जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है हेडिंग का वो होता है लेफ्ट। तो जो हेडिंग है बाय डिफॉल्ट वो आपकी लेफ्ट में आती है। अब अगर उसका अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वहां पे आप दे सकते हैं राइट सेंटर अलाइनमेंट। तो अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी हेडिंग अलाइन हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, आप इस तरीके से अलाइन एट्रीब्यूट को लगा सकते हैं हेडिंग टैग में। जो भी हेडिंग लेवल आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। H1 कर रहे हैं तो H1 लिख देंगे, H2 कर रहे हैं तो H2 लिख देंगे। जो भी हेडिंग लेवल है वो इसे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में स्पेस देके लिख देंगे अलाइन एट्रीब्यूट और इक्वल लगा के दे देंगे आप वैल्यू। अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर लिख देंगे, लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट लिख देंगे, अगर राइट में करना चाहते हैं तो राइट लिख देंगे आप। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करूंगा, सपोज मैं चाहता हूँ जो हेडिंग 1 है ये मेरी सेंटर में आए। क्योंकि देखिए जो बाय डिफॉल्ट था अलाइनमेंट वो हमारा लेफ्ट था। मैं आपको वेब पेज दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हेडिंग 1 है वो हमारी अभी लेफ्ट में आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में करना, तो किस तरीके से करूंगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अलाइन एट्रीब्यूट, यहाँ लगा देता हूँ अलाइन। अब इक्वल करके यहाँ पे देता हूँ वैल्यू, मैं देता हूँ यहाँ पे सेंटर। अब क्या होगा, जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है ये हमारा हो जाएगा सेंटर में। देखिए इसको सेव करता हूँ मैं एंड वेब पेज को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वेब पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो हेडिंग है वो हमारी सेंटर में हो जाएगी। देखिए करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश, तो देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अलाइन एट्रीब्यूट को हेडिंग टैग में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पी टैग की, जिसको कि हम पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। तो इस टैग का काम क्या होता है, देखिए पैराग्राफ टैग जो है इसका यूज करते हैं हम कोई भी पैराग्राफ को फॉर्म करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी आप टैग्स लिखेंगे वो पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले होंगे अगर आपने पैराग्राफ टैग को लगा दिया है तो पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे स्टार्टिंग पी टैग और उसके बाद में जो भी टैग्स आप चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद में क्लोज कर देंगे पैराग्राफ टैग को। तो इससे क्या होगा, जितने भी टैग्स जो है वो आपने लिखे होंगे वो सारे के सारे आपके एक पैराग्राफ में फॉर्म हो जाएंगे। तो इस टैग को किस तरीके से यूज करेंगे देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में क्या है, आप पी लिखेंगे और जो भी टैग्स आप लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद में पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ टैग को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे कोई लाइन लिख देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HTML के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। एक लाइन और लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ पाइथन के बारे में। लिख देता हूँ पाइथन, तो इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इतना मैंने ये लिख दिया है। अब इसको सेव करके पहले वेब पेज को दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश करा है तो वहाँ पे जो कंटेंट लिखा था वो इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो यहाँ पे आगे ऐड होता चला जाएगा। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से मैंने ये एक पैराग्राफ बना दिया और ये न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट किया है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे पी टैग को। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं पी टैग। ठीक है, इसके बाद में मैं चाहता हूँ पैराग्राफ को यहाँ तक रखना, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं पी टैग को क्लोज। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या चेंज आएगा, वेब पेज पे चल के मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेंज आया है। यहाँ पे स्पेस आ गया बीच में। अब ये जो पार्ट है आपका वो एक पैराग्राफ में आ गया है। इसके बाद में जो भी लिखेंगे मतलब जो पैराग्राफ टैग के बीच में रहेगा वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। देखिए इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ भी इस तरीके से, ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा जो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारा का सारा जो होगा वो हमारा एक पैराग्राफ में आएगा। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना भी कंटेंट मैं लिख रहा हूँ वो एक पैराग्राफ में आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को पैराग्राफ टैग का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो पैराग्राफ टैग में भी अलाइन एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, पैराग्राफ को भी आप अलाइन कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ का वो होता है आपका लेफ्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे देखिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, आप पी टैग लिखेंगे और पी टैग में लगा देंगे अलाइन एट्रीब्यूट को, इसके बाद में इक्वल करके दे देंगे वैल्यू। मतलब क्या है, जैसा भी आप अलाइनमेंट रखना चाहते हैं पैराग्राफ का वो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। राइट रखना चाहते हैं तो राइट दे देंगे, सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर दे देंगे। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए अभी जो पैराग्राफ हमने लिया था वो हमारा लेफ्ट अलाइन आ रहा था, मतलब लेफ्ट में अलाइन हो रहा था, लेकिन राइट में अलाइन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को राइट अलाइन करना, तो इसको किस तरीके से करेंगे चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पी टैग में अप्लाई कर दूंगा मैं अलाइन एट्रीब्यूट को, तो यहाँ लिख देता हूँ अलाइन इक्वल राइट। अब क्या होगा, जो पैराग्राफ है वो हमारा राइट अलाइन आ जाएगा। चलिए वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूंगा ये जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो जाएगा। देखिए करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा राइट से अलाइन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप पैराग्राफ टैग में अलाइन एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर टैग की। तो सेंटर भी एक टैग होता है और इस टैग का काम क्या होता है देखिए, सेंटर टैग को यूज करते हैं हम टैग्स को सेंटर अलाइन करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट है अगर आप उसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप सेंटर टैग लगा के भी कर सकते हैं। तो जिस चीज को भी आप स्टार्टिंग सेंटर टैग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के अंदर दे देंगे वो आपका हो जाएगा सेंटर में। और सेंटर में करने के लिए आप दे सकते हैं टैग्स, इमेज, टेबल, कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपका सेंटर में हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में देखिए आप लिखेंगे सेंटर, उसके बाद में दे देंगे टैग्स, जो भी टैग्स आप चाहते हैं सेंटर में करना वो लिख देंगे, या फिर टेबल वगैरह है, इमेज वगैरह है, वो आपकी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद में आप क्लोज कर देंगे सेंटर टैग को। तो जो भी चीज स्टार्टिंग सेंटर टैग और क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में होगी वो आपके सेंटर में हो जाएगी। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेब पेज है वो हमारा आ रहा है राइट अलाइन। अब मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में करना, तो इसको मैं सेंटर में करूंगा सेंटर टैग का यूज करके। यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज मैं नहीं करूंगा। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है इसमें से मैं अलाइन एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को सेंटर में करना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर टैग, ठीक है। ये सेंटर टैग लगा दिया। अब जितने भी पार्ट को इस पैराग्राफ के मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ उसको मैं दे दूंगा स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में। तो सपोज मैं चाहता हूँ इतने पार्ट को सेंटर में करना है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेंटर टैग को क्लोज, यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। ये क्लोज कर दिया सेंटर टैग। अब क्या होगा, जो इतना पार्ट है यही सेंटर में आएगा, बाकी पार्ट सेंटर में नहीं आएगा। देखिए इसको सेव करके और वेब पेज को मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से आ रहा है, जो कि हमारा राइट अलाइन है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, देखिए तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा है तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में दिया था वो हमारा सेंटर में हो गया है। तो जितना पार्ट भी आप स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में देंगे उतना आपका सेंटर में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सेंटर टैग का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कमेंट टैग की। कमेंट जो है वो काफ़ी यूजफुल होते हैं प्रोग्रामर्स के लिए, जो भी कोडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरीके से नोट्स होते हैं जिसमें कि जो कोड है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। और HTML में आप मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हैं, एंड HTML में जो भी कमेंट आप देते हैं वो आपके डिस्प्ले नहीं होते हैं। मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोट होता है जिसमें कि सिर्फ प्रोग्रामर के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। जो कोडिंग कर रहा होता है वो वहाँ पे अपने नॉलेज के लिए या फिर दूसरे पर्सन के लिए जो कि उसमें कोडिंग करने वाला है
उसके नॉलेज के लिए वहाँ पे कमेंट देता है कि जो कोड है वो किस बारे में है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन दे देता है। और वो चाहता है जो कमेंट है वो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले ना हो, तो उस काम को करते हैं हम कमेंट टैग की हेल्प से। कमेंट टैग क्या करेगा, जो भी चीज़ कमेंट टैग के अंदर आप लिखेंगे वो आपके आउटपुट में नहीं आएगी। जब वेब ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, जो वेब पेज है आपका उसे ओपन करेंगे, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस टैग को किस तरीके से यूज़ करते हैं देखिए। ये रहा इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है देखिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है और उसके बाद में 2 हाइफन के साइन रहते हैं, फिर आप टैग्स लिखते हैं एंड टैग्स के लास्ट में भी आपका हाइफन का साइन रहता है, फिर आपका टैग क्लोज हो जाता है। इस तरीके से करके आप टैग को डिफाइन कर सकते हैं HTML में। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पार्ट है जो मैंने इस तरीके से लिख दिया है, सपोज कि ये मेरी नॉलेज के लिए, मैं इसको वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ जैसे कि आपको समझा सकूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो पार्ट है इसको मैं वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले ना करूँ। तो क्या करूँगा, मैं इसको दे दूंगा कमेंट में। किस तरीके से दूंगा देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे लगाता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब देता हूँ 2 हाइफन। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको देना है स्पेस, यहाँ स्पेस देंगे एंड इसके बाद भी स्पेस देंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हाइफन है इससे पहले स्पेस और इसके बाद में स्पेस रहेगा। अब इसको सेव करता हूँ और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है वो डिस्प्ले होगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये डिस्प्ले होगा। ये जो कोड है आपका ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। इसको सेव करके मैं चलता हूँ वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये लाइन रह जाएगी और ये वाली लाइन रह जाएगी, बाकी सब जो है वो गायब हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 लाइन रह गई हैं, बाकी जो लाइन थी वो गायब हो गई हैं, वो हमारी चली गई हैं कमेंट में। तो आई होप आप लोगों को कमेंट टैग का यूज समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो कमेंट को इस तरीके से भी दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट टैग। इस तरीके से भी आप कमेंट टैग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे कमेंट, उसके बाद में जो टेक्स्ट भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो लिख देंगे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग कमेंट टैग के बीच में। लेकिन इस तरीके से करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। ये जो टैग है वो कई बार वर्क नहीं करता है, खास तौर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में ये कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो हो सकता है किसी किसी ब्राउजर के साथ में ये सपोर्ट ना करे। अब बात करते हैं बी टैग की। तो बी टैग का काम क्या होता है देखिए, बी टैग का यूज होता है किसी भी टैग्स को बोल्ड में डिस्प्ले करने के लिए, इसीलिए इस टैग को बोल्ड टैग भी बोलते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो वो आप दे देंगे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग बी टैग में। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे देखिए, ये रहा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है, आप लिखेंगे बी, उसके बाद में जिस टैक्स को भी आप बोल्ड करना चाहते हैं वो लिख देंगे एंड इसके बाद में आप बी टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बी टैग को। तो एक काम करता हूँ, ये जो मैंने इतना सारा लिख रखा है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में से HTML को बोल्ड करना। मैं चाहता हूँ जो HTML है वो थोड़ा सा अलग तरीके से डिस्प्ले हो, थोड़ा बोल्ड में डिस्प्ले हो। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा देखिए, यहाँ पे मैं लगा दूंगा बी टैग को। इस तरीके से मैं अप्लाई कर दूंगा बी टैग एंड इसके बाद में यहाँ पे कर दूंगा बी टैग को क्लोज। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लोज, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से एंड अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ये जो HTML है ये बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैंने इसको रिलोड किया है तो HTML बोल्ड हो गया है। तो आई होप आप लोगों को बी टैग का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आई टैग की। तो इस टैग को किस लिए यूज करते हैं देखिए, आई टैग को हम यूज करते हैं टैग्स को इटैलिक करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी टैग्स हैं अगर आपको उनको इटैलिक में करना है तो आप दे देंगे उन टैग्स को आई टैग में। तो इस टैग को लगाने से जो टैग्स होते हैं वो आपके इटैलिक में डिस्प्ले होते हैं, जिससे कि जो रीडर है उसकी अटेंशन को हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ले सकें। तो वेब पेज पे आपको जिन टैग्स को भी इटैलिक में करना है उनके लिए क्या करेंगे, आप पहले आई टैग को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आप जो चाहते हैं टैग्स इटैलिक में करना उनको टाइप कर देंगे एंड इसके बाद में आई टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स, सिंपल है। सिंटैक्स में आई लिखेंगे, फिर टैग्स लिखेंगे जिनको भी आप इटैलिक करना चाहते हैं, फिर आई टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ इटैलिक में करना। तो किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई, इस तरीके से आई लिख दूंगा एंड यहाँ पे आई टैग को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। अब इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे
जैसे ही मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा जो हाइपर टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है यहाँ पे जो हाइपर टेक्स्ट था वो इटैलिक हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आई टैग का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की, जो कि है यू टैग। तो इस टैग का काम क्या होता है, देखिए यू टैग को यूज करते हैं हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। मतलब क्या है, कोई भी टेक्स्ट है अगर आपके वेब पेज पे और आप चाहते हैं उसको अंडरलाइन करके डिस्प्ले करना, तो उसके लिए अप्लाई कर देंगे आप यू टैग। किस तरीके से करेंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। आप यू लिखेंगे और इसके बाद में वो टैग्स लिखेंगे आप जिनको कि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, एंड इसके बाद में यू टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो वेब पेज है इसको मैं चाहता हूँ अंडरलाइन करना। तो किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं यू टैग, यहाँ लिख देता हूँ यू टैग, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोज कर दूंगा यू टैग को, तो कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए अभी वेब पेज पे कोई भी अंडरलाइन नहीं आ रही है। अब जैसे मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। तो करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया है यहाँ पे अंडरलाइन आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों को यू टैग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सब टैग की। तो सब टैग का काम क्या होता है, देखिए सब टैग को यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट को लगाने के लिए। मतलब क्या है, अपने वेब पेज पे अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है जिसमें कि सबस्क्रिप्ट है, तो वहां पे यूज करेंगे आप सब टैग को। तो इस टैग की हेल्प से जो भी टैग्स या नंबर आप स्टार्टिंग सब और क्लोजिंग सब टैग में देंगे वो बेस लाइन के नीचे डिस्प्ले होंगे स्मॉलर साइज में। देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। मान लो कि आप लिखना चाहते हो एच एंड लिखना चाहते हो 2, फिर लिखना चाहते हो एस और फिर लिखना चाहते हो ओ और फिर चाहते हो 4। मतलब क्या है, H2SO4 एक फॉर्मूला है जो कि आपको इस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे 2 है वो नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे जो 4 है वो भी नीचे आ रहा है। तो वेब पेज पर अगर आप इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस 2 और इस 4 को नीचे लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सब टैग। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। आप लिखेंगे सब टैग, इसके बाद में आप देंगे वो टैग्स या फिर नंबर जिनको कि आप सबस्क्रिप्ट में करना चाहते हैं, फिर आप क्लोज कर देंगे सब टैग को। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे करता हूँ, तो एक काम करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी सारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे वो फार्मूला लिख देता हूँ H2SO4। इस तरीके से मैंने फार्मूला लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके एक बार आपको वेब पेज को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे रिफ्रेश करा है तो यहाँ पे वो फार्मूला आ गया है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि इस फार्मूले में 2 जो है वो नीचे आएगा एंड 4 भी नीचे आएगा। तो इस काम को करने के लिए किस तरीके से कोड को लिखेंगे, देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा सब टैग को। तो सब टैग को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए इस 2 वाले नंबर पे मुझे सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब, इस तरीके से लिख दूंगा मैं यहाँ पे सब, ठीक है। एंड अब 2 के बाद में सब टैग को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको क्लोज, मैं कर देता हूँ सब। अब इसके बाद में इस 4 को भी मुझे सबस्क्रिप्ट में करना है। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा सब टैग को, यहाँ लिख दूंगा SUB सब, ठीक है। एंड 4 के बाद में फिर इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरीके से सब टैग, ठीक है। क्लोज हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए अभी इस तरीके से आ रहा है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा है ये 2 एंड 4 नीचे आ गया है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जब भी आपको वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करनी हो उसके लिए आप यूज करेंगे सब टैग को। किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आई होप आप लोगों को सब टैग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की, जो कि है सब। तो सब टैग का काम क्या होता है, देखिए सब टैग को यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए। मतलब क्या हुआ, जो हमारा सब टैग था SUB जो टैग था उसको हम अप्लाई कर रहे थे सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो सब टैग है मतलब SUP जो हमारा टैग है उसको हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में जिन टैग्स या फिर जिन नंबर्स को भी सुपरस्क्रिप्ट में करना है उनको आप लिख देंगे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग सब टैग में। और जो भी आपने इन टैग में लिखा होगा वो क्या होगा, जो बेस लाइन है उससे ऊपर आएगा और उसका जो साइज होगा वो नॉर्मल से स्मॉल होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ।
सपोज कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, आप चाहते हैं सपोज इस तरीके से एक्स स्क्वायर, इस टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करनी है तो इसके लिए आप यूज करेंगे सब या फिर आप बोल सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग को। किस तरीके से करेंगे देखिए, इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स में कुछ भी नहीं है, आप सब टैग लगाएंगे और इसके बाद में दे देंगे आप वो टैग्स या फिर नंबर जिनको कि आप सुपरस्क्रिप्ट में करना चाहते हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो इसको हटा देते हैं, इसका काम हमारा हो चुका है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। इसको सेव करके एक बार वेब पेज दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे रिफ्रेश करा है इस तरीके से आ रहा है। अब ये प्रॉपर तरीके से एक्स स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम अप्लाई करेंगे सब टैग को। किस तरीके से करेंगे चलिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो 2 है उसको करना है मुझे सुपरस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं SUP इस तरीके से लिख दिया, सब टैग लगा दिया। अब इस 2 के बाद में कर दूंगा इस टैग को क्लोज, यहाँ कर देता हूँ क्लोज। अब इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से एंड अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए अभी यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब मैं करता हूँ इस वेब पेज को रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा है इस तरीके से हमारा ये हो गया है। तो आई होप आप लोगों को सब टैग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की, जो कि है प्री टैग। तो प्री टैग का काम क्या होता है देखिए। तो देखिए HTML में हम जो भी वेब पेज बनाते हैं उसको जब हम वेब ब्राउजर पर ओपन करते हैं तो वेब ब्राउजर क्या करता है, इग्नोर कर देता है स्पेस को, या फिर आपने कोई लाइन ब्रेक कर रखी है उस सबको ये इग्नोर कर देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसा आप टाइप कर रहे हैं वैसा ही आपके वेब ब्राउजर पे आए, मतलब जहां पे आपने स्पेस दिया है वैसा ही आए, जहां पे आपने लाइन को ब्रेक करा हो वो वैसे ही आए, तो इस काम को आप कर सकते हैं प्री टैग की हेल्प से। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। तो वेब ब्राउजर पे आपको जो भी टैग्स प्री फॉर्मेटेड चाहिए उसको आप लिख देंगे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग प्री टैग के बीच में। एक बार सिंटैक्स भी देख लेते हैं इसका। देखिए ये रहा सिंटैक्स, आप प्री लिखेंगे और प्री लिखने के बाद में टैग्स लिखेंगे जिनको कि आप चाहते हैं प्री फॉर्मेटेड, और इसके बाद में प्री टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लाइन्स लिख देता हूँ, 1-2 लाइन। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर दी मैंने। तो अब इसको सेव करके एक बार मैं आपको वेब पेज दिखा देता हूँ। तो वेब पेज को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, गलती से मैंने क्लोज कर दिया था वेब पेज को। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से आ रही है, और इतना पार्ट सेकंड लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैंने जूम कर रखा है। अगर मैं इसका जूम कम कर दूं तो देखिए एक ही लाइन में आएगा। देखिए कम करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही लाइन में आ रहा है, जबकि वहां पे जब मैंने टाइप करा था तो वहां पे मैंने एंटर भी किया था और कुछ स्पेसेस भी दिए थे। तो जैसा वहां पे टाइप करा था वैसा यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैंने वहां पे टाइपिंग करी है वैसा ही आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो इसके लिए अप्लाई कर दूंगा मैं प्री टैग को। किस तरीके से करूंगा देखिए, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा मैं प्री टैग। यहाँ लिख देता हूँ प्री। ठीक है, प्री लिख दिया एंड यहाँ पे कर दूंगा इस टैग को क्लोज। तो जितने पार्ट को भी आपको प्री फॉर्मेट रखना है उतने पार्ट को ही आप प्री टैग के अंदर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्री। इसको हमने कर दिया क्लोज। अब इसको करते हैं सेव और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे इस पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो जैसे वहां पे टाइप करा था वैसे ही यहाँ पे आएगा। देखिए करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा वहां पे टाइप करा था वैसा ही आ रहा है। अब इस वेब पेज को मैं जूम करूं या ना करूं ये इसी तरीके से आएगा। देखिए इसी तरीके से ये आ रहा है, अगर मैं कितना भी कम कर दूं इसी तरीके से ये आ रहा है। तो जैसी फॉर्मेटिंग वहां पे थी उसी तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रही है। तो आई होप आप लोगों को प्री टैग भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की, जो कि हमारा फोन टैग। तो फोन टैग का काम क्या होता है देखिए। फोन टैग हेल्प करता है हमें टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने में। मतलब क्या है, जो वेब पेज पे आपके टेक्स्ट आ रहे हैं अगर उनको और ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे फोन टैग को। एंड फोन टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टेक्स्ट का टाइप, साइज या फिर कलर को सेट करने में। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं फोन टैग के, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले एट्रीब्यूट की बात करते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है फोन टैग का वो है हमारा फेस। तो ये फेस जो एट्रीब्यूट है ये क्या करता है देखिए, फेस एट्रीब्यूट हेल्प करता है टाइपिंग के फेस को चेंज करने पे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टाइपिंग का फोन चेंज करना है तो आप करेंगे फेस एट्रीब्यूट की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे देखिए, आप लिखेंगे फोन टैग, फिर देंगे फेस एट्रीब्यूट
एंड इक्वल करके आप दे देंगे फ़ॉन्ट का नेम। जिस फ़ॉन्ट को भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे टैग जिन पे कि आप ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं एंड फिर आप क्लोज कर देंगे फ़ॉन्ट टैग को। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक काम करता हूँ, पहले प्री टैग को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, इसको भी हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और एक बार आपको वेब पेज दिखा देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद में इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब जो टैग्स आ रहे हैं इनका चेंज करेंगे हम फेस। फेस का मतलब है टाइपिंग फ़ॉन्ट जो है उसको चेंज करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए फेस को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा फ़ॉन्ट टैग को। लिख देता हूँ फ़ॉन्ट, अब स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे फेस। अब देंगे यहाँ पे हम फेस वैल्यू, तो करता हूँ इक्वल और यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट का नेम मैं दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ देना सपोज मोनोटाइप कॉर्सिवा। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। मोनोटाइप कॉर्सिवा एक फ़ॉन्ट होता है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर देता हूँ फ़ॉन्ट टैग को। अगर आप चाहते हैं सपोज इतना पार्ट करना तो यहाँ पे एंड कर देंगे आप फ़ॉन्ट टैग को, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पूरे पे अप्लाई करना तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लोज। मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट। अब इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखिए जो टैग्स ना हमारे वो इस तरीके से आ रहे हैं। अब जैसे मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मोनोटाइप कॉर्सिवा फ़ॉन्ट। देखिए करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपका चेंज हो गया है। ये जो टैग्स थे इनका फेस चेंज हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को फ़ॉन्ट टैग का फेस एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट टैग के अगले एट्रीब्यूट की, जो कि हमारा साइज। तो साइज एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, देखिए साइज एट्रीब्यूट को यूज करते हैं हम फ़ॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी फ़ॉन्ट आ रहा है अगर आपको उसका साइज चेंज करना है तो आप यूज करेंगे साइज एट्रीब्यूट को। किस तरीके से करेंगे देखिए, ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, आप फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट करेंगे और फ़ॉन्ट टैग में दे देंगे साइज एट्रीब्यूट को, फिर इक्वल लगा के आप दे देंगे वैल्यू। वैल्यू में आप यहाँ पे नंबर देंगे जितना भी आप फ़ॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, फिर आप देंगे टैग जिनका साइज आपको चेंज करना है एंड लास्ट में आप फ़ॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो देखिए अभी जो साइज आ रहा है वो इतना आ रहा है। एक बार इस वेब पेज को 100% पे कर देता हूँ जिससे कि हमें एक्चुअल साइज दिख सके। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 100%। सॉरी ये बड़ा हो रहा है, कम कर देता हूँ। ठीक है, अभी 100% पे हो गया है। तो अभी जो साइज है वो इतना आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज इंक्रीज करना, तो किस तरीके से करूँगा देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग में अप्लाई कर दूंगा मैं साइज एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं साइज एट्रीब्यूट को, यहाँ लिख देता हूँ इसी में साइज इक्वल 10 दे देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए अभी इतना साइज आ रहा है। अब मैं करता हूँ इस वेब पेज को रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश कराया इसका साइज इंक्रीज हो गया है। तो आई होप आप लोगों को फ़ॉन्ट टैग का साइज एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट की, जो कि है कलर। तो फ़ॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट का क्या काम होता है देखिए, कलर एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करता है टेक्स्ट का कलर। मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट है आपके वेब पेज पे अगर आप उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से। और जो कलर आप देना चाहते हैं टेक्स्ट का वो आप दे सकते हैं कलर के नेम से, या फिर कलर के हेक्साडेसिमल कोड होते हैं वो आप दे सकते हैं। और अगर आप ये दोनों देना नहीं चाहते हैं तो आप दे सकते हैं RGB कोड। RGB कोड का मतलब क्या है देखिए, कोई भी कलर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 3 बेसिक कलर का। कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन कलर के कॉम्बिनेशन से ही और कलर्स आपके बनते हैं। तो कई केसेस में कुछ ऐसे कलर नेम होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र नहीं समझ पाता है, तो कलर के नेम की जगह आप दे सकते हैं हेक्साडेसिमल कोड, या फिर आप इन 3 कलर का कॉम्बिनेशन करके आप दे सकते हैं RGB कोड। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे हेक्साडेसिमल कोड और RGB कोड क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपके कुछ बेसिक कलर दे रखे हैं और इन कलर्स के लिए ये हैं आपके हेक्साडेसिमल कोड। इसी तरीके से बहुत सारे कलर्स होते हैं, उन सभी कलर्स के हेक्साडेसिमल कोड होते हैं। एंड अगर बात करें हम RGB कोड की, तो RGB कोड को आप फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। आप लिखेंगे RGB और ब्रैकेट के अंदर आप दे देंगे परसेंटेज कि आपको रेड कितना रखना है, ग्रीन कितना रखना है, ब्लू कितना रखना है। इस तरीके से आप परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन से आपका वो कलर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इन कलर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कलर होते हैं, उनके लिए RGB कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, आप फ़ॉन्ट टैग लगाएंगे और फ़ॉन्ट टैग में देंगे कलर एट्रीब्यूट, फिर इक्वल करके आप देंगे वैल्यू। और वैल्यू में आपको दे सकते हैं डायरेक्टली कलर का नेम दे सकते हैं, या फिर ये वाले हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं।
और ये देना नहीं चाहते तो आप दे सकते हैं RGB कोड इस तरीके से। इसके बाद में आप टैक्स लिखेंगे जिसपे कि आपको वो कलर अप्लाई करना है एंड लास्ट में आप बंद कर देंगे फोन टैग को। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे करता हूँ तो मैं चाहता हूँ जो टैक्स आ रहा है इनका कलर चेंज करना, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा कलर एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिख दूंगा कलर। और एक चीज का ध्यान रखना, कलर की जो स्पेलिंग है वो आपकी ये रहती है। अब इक्वल लगा के यहाँ पे दे दूंगा वैल्यू, तो इक्वल लिख देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे मैं कलर का नेम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे रेड। इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं वेब पेज पे। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई कलर नहीं आ रहा है। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा है जो टैग्स था वो रेड हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को फोन टैग का कलर एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने डिस्कस कर लिया है फोन टैग और उसके एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की जो कि है बेस फोन टैग। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।